नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आपके मॉडल पेपर हिंदी की बात करेंगे। यह मॉडल पेपर नंबर 4 है दोस्तों। आपके सिलेबस के अनुसार लाया गया है। यहाँ पे पद्यांश आपके अपठित पद्यांश गद्यांश रहेंगे और 15 बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के रहने वाले हैं। तो टारगेट 30 में 30 है दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसे आपके सब्जेक्ट रहते हैं टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में, जिससे आपके सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आपने संस्कृत सेलेक्ट किया हो या आपने हिंदी सेलेक्ट किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर नंबर 4 है, पूरा यहाँ पे क्लास चलेगी। और इसके पिछले क्लासेज जब पिछले मॉडल पेपर देखना है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम पद्यांश की बात करेंगे और ये पद्यांश आपके CTET 2016 में पूछा गया था और संविदा वर्ग 2 में पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपका। अपठित पद्यांश बहुत बार आपकी टीटी एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। इसके पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। दोस्तों, ये आपका पद्यांश है और इस पद्यांश से रिलेटेड, इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न इस पद्यांश से लिया गया है, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों है? जीवन के इस मोड़ में कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों? ऑप्शंस क्या है? कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों है? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घाव के कारण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? तो बंधन के बेबसी के कारण, बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्या दिया? जीवन की इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे। शब्दों के पहरे का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे बंधन और बेबसी का कारण है, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी भावी अध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं को, दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्रश्न आ चुका है कि कविता की पंक्ति में मुख्यतः बात की, कविता की पंक्ति में जो मुख्यतः बात की गई है, किसकी बात की गई है? तो कविता की पंक्तियों में जो मुख्यतः बात की गई है वह मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था दिखाई गई। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से, कि कुछ भी कहा जाता नहीं, यानी कि आप समझ गए होंगे पहली लाइन से आप लोग समझ गए होंगे कि कविता की पंक्तियों की मुख्यतः बात की गई है। क्या बात की गई है दोस्तों? तो बात यही की गई है, कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की बात की गई, कि कुछ भी नहीं कह पाना, यह व्यवस्था है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपके पद्यांश से पूछा गया है। प्रश्न तीसरा देखेंगे, इसके बाद चौथा देखेंगे। रीते शब्द से भाव है, जो रीते शब्द आया है आप लोगों को, ठीक है। तो रीते शब्द से भाव क्या होगा? रीते शब्द कहाँ आया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रीते शब्द जो आया है कहाँ पर आया है आप लोग देख सकते हैं, साधन सुबोतों में ज़्यादा ही रीते हैं। जो ये रीते शब्द है दोस्तों, इस रीते शब्द का भाव क्या होगा? इस रीते शब्द का भाव होगा खालीपन से मतलब है। रीते शब्द मतलब ये जो भाव होगा रीते का, खालीपन से मतलब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, जो कविता की पंक्तियां हैं दोस्तों, इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है? कविता की जो पंक्ति हैं इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कि कवि के जीवन में बहुत अभाव है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरों होने के दुखी है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। आप देखें इंसाफ, लेकिन कवि के जीवन में बहुत अभाव है, यह बताया गया है। कविता आप दो सकते हैं कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की डोरी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुबूतों में ज़्यादा ही रोते हैं,
बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका कविता की पंक्तियों के आधार पर यह कहा गया है कि कवि के जीवन में बहुत अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न इस पद्यांश से। फटाफट 30 प्रश्न देखेंगे, सभी बेहतरीन समझ के साथ देखेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों कि ड्योढ़ी का अर्थ क्या होता है। ड्योढ़ी का अर्थ क्या होता है, घर, देहरी, दरवाज़ा, चौखट क्या होगा। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। ड्योढ़ी का अर्थ होता है दरवाज़ा। कहते हैं ना, इस आपने होम लैंग्वेज में सुना होगा, इस डेहरी के अंदर नहीं आना, इस डेहरी के बाहर नहीं जाना। तो वही डेहरी यहाँ पे ड्योढ़ी है। क्या है वह शब्द, ड्योढ़ी का अर्थ होता है दरवाज़ा, कि इस दरवाजे के इधर नहीं आना, दरवाजा के उस पार चले जाना, यानी इस ड्योढ़ी के इधर नहीं आना, इस ड्योढ़ी को उधर नहीं जाना। तो ड्योढ़ी का अर्थ होता है दरवाज़ा, और ड्योढ़ी यहाँ पे होम भाषा में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भीतर के घाव से तात्पर्य क्या होता है। जो भीतर के घाव गहरे हैं, मतलब भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है। तो भीतर के घाव से तात्पर्य शारीरिक क्षत से है, घर के भीतर की अशांति से है, हृदय की पीड़ा से है, या अंदरूनी चोट से है। तो कविता में जो भीतर का घाव शब्द आया है, यह लाइन आई है, इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों। इससे यही तात्पर्य कि हृदय की जो पीड़ा है, भीतर के जो घाव है यानी हृदय की जो पीड़ा से तात्पर्य हो जाएगा। भीतर के घाव यानी हृदय की पीड़ा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये 6 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। अब देखेंगे गद्यांश। अब बात आती है गद्यांश की, और गद्यांश देखने से पहले आप लोग सभी लोग, मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भावी अध्यापक हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। मैं अगले आपको गद्यांश पेश कर रहा हूँ आपके सामने। गद्यांश आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आइए देख लेते हैं क्या गद्यांश में लिखा गया है। यह गद्यांश किससे संबंधित है, अपठित गद्यांश है, और ये गद्यांश आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों मैं जितने मॉडल पेपर या आपके टीटी एग्जाम में जितने भी आपको मैं पेश कर रहा हूँ गद्यांश पद्यांश, सभी आपके किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, और ये एक बार रिपीट हो गए पूरे के पूरे आप नंबर यहाँ पे लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे नंबर, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों बात करें, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों गद्यांश आ चुका है कि सेवा सदन के उपरांत सन 1920 में प्रेमचंद का उपन्यास जो है वरदान प्रकाशित हुआ, किंतु ये उपन्यास ना तो सेवा सदन की भाव भंगिमा को स्पर्श कर सका, और इसमें ना वह उष्णता थी और ना ही वह वैचारिक स्पष्टता। ऐसा लगता है ना कि सेवा सदन लिखने के बाद प्रेमचंद ने इस उपन्यास का सृजन किया हो। तो उपन्यास के और आपके प्रेमचंद से संबंधित यह आपकी गद्यांश है, पूरा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रेमचंद और उपन्यास यानी कि प्रेमचंद से संबंधित यह आपकी पूरा है। ठीक है, ये पूरा आपका गद्यांश प्रेमचंद से संबंधित है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न पर आता हूँ। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको दोस्तों अपलोड कर दूंगा आपके टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसका PDF फाइल नोट मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात, मैं वहाँ पर आपको आंसर नहीं दूंगा, आंसर आपको यहाँ से देख के जाना है और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार कहता हूँ, आंसर मैं PDF फाइल में नहीं देता हूँ, तो क्योंकि दोस्तों क्योंकि आपके सिलेक्शन की बात है। जिम्मेदारी है मेरी दोस्तों आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना, और जिम्मेदारी यही होती कि आप लोग मेहनत करें अपने से। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर निकालने की, तो भैया कहाँ से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गद्यांश से। आपके महत्वपूर्ण आपके प्रश्न देखेंगे, और गद्यांश का जो अंतिम 2-4 लाइन है पढ़ना चाहूँगा कि प्रेमाश्रय में उद्देश्य ही उसका सर्वस्व है, और यदि कथावस्तु उस संगठन पर लेखक ने तनिक भी और ध्यान रखा होता तो निस्संदेह यह कृति गोदान से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। यद्यपि आज भी कल्पित आलोचक प्रेमाश्रम को गोदान से श्रेष्ठ मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं, गद्यांश के प्रश्न देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न इस गद्यांश से लिया गया है कि वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। जब आप पढ़ेंगे वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था, तो गद्यांश में एक बार मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि इस गद्यांश में हम कैसे प्रश्नों को देखते हैं, और यहीं पर होता है। ठीक है, गद्यांश के बाद ये पूछा गया है क्या प्रकाशित हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे सेवा सदन के उपरांत सन 1920 में प्रेमचंद का उपन्यास वरदान प्रकाशित हुआ।
किंतु यह उपन्यास ना तो सेवा सदन की भाव भंगिमा को स्पर्श कर सका और ना ही इसमें वह उष्णता थी और ना ही वैचारिक स्पर्श था। ऐसा लगता ना ही कि सेवा सदन लिखने के बाद प्रेमचंद ने इस उपन्यास का सृजन भी किया हो। यानी कि दोस्तों निसंदेह वरदान प्रेमचंद की एक दुर्बल कृति यहाँ पे समझ में आई। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैं आपके सामने फेस करूंगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहते हैं। वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। गोदान, प्रेमाश्रम, गबन, सेवा सदन, सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट कमेंट करेंगे। और मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। आंसर इसका दोस्तों है पहला का आपका हो जाएगा प्रेमाश्रम। क्या दिया यहाँ पे, वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ, तो आपके प्रेमाश्रम का हुआ। 1-2 कमेंट आए हैं, अभी ज़्यादा तो आए नहीं कमेंट, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपको देखिए यहीं पर दिया हुआ है, प्रेमाश्रम का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, वरदान प्रकाशित हुआ। इसके बाद ये लाइन देखिएगा कि ठीक 1 वर्ष बाद जो है सन 1921 में प्रेमचंद का प्रेमाश्रम का प्रकाश में आया। तो कब, तो क्या किया गया, कौन सा यहाँ पे आया, तो प्रेमाश्रम हो जाएगा। यानी कि वरदान के बाद जिस उपन्यास का प्रकाशन हुआ उसका नाम प्रेमाश्रम है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गद्यांश में 8 से 9 प्रश्न होते हैं, आप लोग बेहतरीन 3 से 4 मिनट दीजिए, गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद बेहतरीन आपके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर अंक प्राप्त करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कल्पना एवं कृत्रिमता की अधिकता होती है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कल्पना एवं कृत्रिमता की अधिकता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वरदान में। जो वरदान उपन्यास, इनमें कल्पना एवं क्या है, कृत्रिमता की अधिकता है आपकी। जो प्रेमचंद की उपन्यास वरदान थी, इसमें कल्पना एवं कृत्रिमता की अधिकता है। दोस्तों अगर आप लोग प्रश्न भी देख रहे हैं तो समझ सकते हैं, अगर ये प्रश्न आ गए आपके, यही आपका गद्यांश आ गया, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपके 1 मिनट में सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य कथन है यानी कि हमें पढ़ना पड़ेगा, जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तभी हमें कथन समझ में आएगा, या कि फिर आप लोग पढ़ा हुआ आपका गद्यांश मिल जाए। तो इसका आंसर आइए जान लेते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए कुछ लोग प्रेमाश्रम को गोदान से श्रेष्ठ मानते हैं, ये भी सही बात है। प्रेमाश्रम में उद्देश्य ही सर्वस्व है, ये जो दिया गया, ठीक है, ये भी आपका सत्य कथन है। प्रेमाश्रम में गांधीवाद एवं आदर्शवाद का सहारा लिया गया, ये भी है। लेकिन वरदान उपन्यास में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, यह आपका कथन असत्य है, क्योंकि दोष है, इसमें दोष है, यहाँ पे लिखा गया दोष नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का कथा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है। प्रेमचंद का उपन्यास जो है, उपन्यास का कथा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है, किस उपन्यास का, तो कथा क्षेत्र की जब भी बात की जाए, प्रेमचंद के उपन्यास में कथा क्षेत्र में जो सर्वाधिक विस्तृत किया गया है, वह उपन्यास का नाम है आपका प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो प्रेमचंद का उपन्यास, इसमें कथा क्षेत्र को सर्वाधिक विस्तृत रूप बताया गया है और किया भी गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि प्रस्तुत गद्यांश में अवध उपाध्याय का उल्लेख किस रूप में हुआ है। जो प्रस्तुत गद्यांश है आपका, इसमें अवध उपाध्याय का उल्लेख किस रूप में हुआ है दोस्तों, किस रूप में हुआ है, सभी लोग कमेंट करेंगे, आलोचक रूप में हुआ है। आदर्शवादिता शब्द है, जो आदर्शवादिता शब्द है वह कैसा है, तो आदर्शवादिता शब्द एक आपका संज्ञा है, सभी लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ग्रामर से भी प्रश्न, व्याकरण से भी प्रश्न आते हैं। आदर्शवादिता शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द है दोस्तों। और अभिव्यक्ति में उपसर्ग कौन सा है, अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या है भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे। अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, अभिव्यक्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2 प्रश्न और बेहतरीन लाजवाब है दोस्तों कि चिंताजनक में कौन सा समास होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चिंताजनक में समास होगा अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो चिंताजनक में समास होगा, तो यहाँ पे आपका
तत्पुरुष समास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सेवा सदन में कौन सा समास होगा। सेवा सदन में कौन सा समास होगा, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होगा। चिंताजनक में तत्पुरुष समास होगा और सेवा का सदन, सेवा का सदन यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों बेहतरीन आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश। अब आपके बच रहे हैं श्रेष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्शन वाले बेहतरीन 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सभी मित्रों को और सभी भाई बहनों, सभी गृहिणियों को दोस्तों, सभी लोग आप लोग बहुत ही बेहतरीन मेहनत करते हैं। गृहिणियाँ घर में भोजन बनाती हैं सबको, ठीक है, घर में परिवार होता है, उनका सब कुछ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम होता है। लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है एक राष्ट्र निर्माता में सहयोग करता है। सबसे बड़ा जो भावी जिम्मेदारी का काम होता है शिक्षक का ही होता है दोस्तों। तो सभी शिक्षकों को मेरा नमन है। प्रश्न आ चुका है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जब भी भाषा की बात की जाए दोस्तों, जब भी भाषा की बात की जाए तो भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन होती है, भाषा ज्ञानार्जन का साधन होता है, लेकिन भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित स्थापित करने का कार्य नहीं करती। तो सभी लोग समझ गए होंगे यह कथन आपका सत्य दिया है, क्योंकि भाषा जो है दोस्तों, भाषा ही तो है जो मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य करती है, वो भाषा ही है। लेकिन आपका नेगेटिव प्रश्न है, तो नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव ही आंसर ऑप्शन होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यानी कि असत्य कथन आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। सभी मित्रों का प्रश्न आ चुका है कि भाषा शिक्षण है, जो आपकी भाषा शिक्षण होती है वो यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना कैसे सिखाया है, यह आपके दोनों हैं, यह इनमें से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण कैसी है? भाषा शिक्षण यह है कि भाषा शिक्षण यह है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। भाषा शिक्षण यह जानना है कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना कैसे है, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो भाषा शिक्षण दोनों है, बच्चों को पढ़ना लिखाना सिखाना और पढ़ना कैसे सिखाया जाए, ये भी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यह है दोस्तों शिक्षण शास्त्र का महत्वपूर्ण पेडागॉजी का कि भाषा शिक्षण आवश्यक है। जो भाषा शिक्षण होती है वह आवश्यक है भाषाई कौशलों में परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। तो भाषा शिक्षण की आवश्यकता उपरोक्त सभी में है। आपके भाषा शिक्षण की आवश्यकता भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए है, भाषा शिक्षण की आवश्यकता बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए है, और भाषा शिक्षण की आवश्यकता सृजनात्मकता का विकास करने के लिए है। यानी उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट प्रश्न देखेंगे फटाफट अंदाज में, क्योंकि जब फटाफट काम करेंगे, अपने एनर्जी के साथ काम करेंगे, सिलेक्शन तभी मिलेगा दोस्तों। कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? देखिए, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास और पाठ्य पुस्तकों में इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास ही भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण की ये फर्स्ट और थर्ड उद्देश्य है, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल पठन कौशल का विकास करना यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगी। पहला और तीसरा भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। एग्जाम के दृष्टि से, सिलेक्शन के दृष्टि से सभी आपके संभावित प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी निगेटिव प्रश्न आ गया। और 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कथन सही नहीं है, यानी कि भाषा शिक्षण के समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, ये भी सही बात है। क्योंकि समृद्ध जब भी भाषिक परिवेश बच्चों में होता है तो बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। लेकिन भाषागत शुद्धता के प्रति अधिक
कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, ये गलत बात है, ये कथन आपका सत्य है। तो तीसरा कथन आपका असत्य है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। प्रश्न आ चुका है, अगला लाजवाब प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर जब भी भाषा शिक्षण की बात आए, जब भी भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आते हैं, और इससे एक दो प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, तो भाषा शिक्षण से संबंधित, क्योंकि आपका भाषा का है तो भाषा की पेडागॉजी, लैंग्वेज की पेडागॉजी जरूर आती है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी निगेटिव प्रश्न है दोस्तों। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा निगम में अंतर होता है, ये नोट कर लेंगे। पहली लाइन, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, ये नोट कर लेंगे। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में भाषा शिक्षण का क्या है, करने में सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश जो है भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन है कि भाषा सीखने व अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, तो ये आपका सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी दिया है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देता है, ये आपका कथन असत्य है। भाषा शिक्षण में आपके जो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, तो ये आपका कथन असत्य है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग ध्यान देंगे प्रश्नों को और अंत तक देखिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। कहते हैं दोस्तों, अगर क्रिकेट में T20 क्रिकेट होता है, वनडे क्रिकेट होता है, वनडे क्रिकेट में जो एंड तक टिकता है भैया, जो बैट्समैन एंड तक टिकता है वो 100 मार के जाता है, शतक मार के जाता है, सेंचुरी मार के जाता है। तो जो मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु भावी अध्यापक इन अंत तक मेरे वीडियो देखेंगे, अंत तक मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, उनका सिलेक्शन तय है दोस्तों, उनका सिलेक्शन तय है, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं और समय देना पड़ेगा दोस्तों। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। अनिवार्यतः नहीं है मतलब दोस्तों कि अनिवार्यतः किसी को थोपा नहीं जा सका कि हाँ ये करना है, ये उद्देश्य है। अनिवार्यतः का मतलब ये होता है अनिवार्य नहीं है, आप लोग जो मन हो कर सकते हो, नहीं माने तो नहीं कर सकते हो। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो पहले ये जानेंगे अनिवार्य कौन है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ को ग्रहण करना अनिवार्य है। मानवीय मूल्यों का विकास अनिवार्य है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास ये भी अनिवार्य है। लेकिन भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास आपके प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की गई है और अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास जो है सभी लोग समझ पाते हैं ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर के होते हैं, 1 से लेकर 5 तक के क्लास के बच्चे होते हैं, कक्षाएं के बच्चे होते हैं, बच्चा बच्चियां होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं। और प्रश्न अगला आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की विधियां जो है मुख्यतः निर्भर करती हैं आपके परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु प्रकरण पर, समय अवधि पर, लक्ष्य भाषा पर। तो जो भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः होती हैं किस पर निर्भर करती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करिए, कमेंट कीजिए कि बच्चों के स्तर आयु के प्रकरण पर निर्भर करती हैं। जो भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं मुख्यतः आपके बच्चों के स्तर और आयु और प्रकरण पर निर्भर करती हैं, यानी राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत या नियम कौन सा है। जो भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए दोस्तों, जो भाषा शिक्षण है उसमें व्याकरण पढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत या नियम है वह कौन सा होता है। तो वह नियम व सिद्धांत आगमन एवं निगमन विधि है, आगमन एवं निगमन नियम है दोस्तों। इसमें भाषा शिक्षण के व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है दोस्तों वह कौन सा है। तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। क्योंकि प्रेरणा मिलती है दोस्तों। प्रेरणा क्या करती है, अंदर ही अंदर आपको एक एनर्जी उत्पन्न करती है, एनर्जी क्रिएट कर देती है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करने पर बल देता है। प्रोत्साहित शब्द सभी लोग समझ सकते हैं, ये एनर्जी का काम होती है बच्चों में। और अगला प्रश्न आ चुका है कि विद्यार्थी की भाषा उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। विद्यार्थी की भाषा पर उसकी सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है,
यह सिद्धांत है तो अनुकरण का सिद्धांत कहलाएगा। यह आपका अनुकरण का सिद्धांत कहलाएगा क्योंकि विद्यार्थी की भाषा जो है उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। सभी लोग मेरे प्यारे मित्र हैं, शिक्षक बंधु हैं, एक बार शिक्षक भर्ती के चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। तो मातृभाषा शिक्षण, जब भी दोस्तों मातृभाषा की बात आती है, उसमें मातृभाषा शिक्षण की बात आती है तो शिक्षण को सरल बनाती है। अगर मातृभाषा में शिक्षण हो रही है, बच्चे को दिया जा रहा है, तो बच्चा बेहतरीन सरल तरीके सीख लेता है। तो शिक्षण को सरल बनाता है मातृभाषा शिक्षण। और अगला प्रश्न यह है कि कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ऐसा कौन सा नियम है आपका जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म, स्थूल मतलब क्या होता है बड़ा, सूक्ष्म यानी कि उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे, यानी कि छोटी गहराई 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 खोद 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 के निकालना। कहते हैं ना, जब बोरिंग खोदता है पहले ऊपर की मिट्टी निकालेगा, फिर धीरे धीरे बोरिंग अंदर जाएगा, 100 मीटर 200 फुट खुदाई करेगा, 300 फुट फिर पत्थर आएगा, बालुआ पत्थर आएगा, काला पत्थर आएगा, तब जाके पानी निकलता है। यानी कि स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर की बात कहे तो मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न आ चुका है और आंसर भी आप लोगों को देना है दोस्तों, कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य में सही करने के लिए कहा कि उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो वह सिद्धांत है आपका बहुमुखी प्रयास हो जाएगा, बहुमुखी प्रयास के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राहुल को वाक्य को सही करने के लिए कहा गया है। एक गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, तो उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्योंकि भाषा का शिक्षक नहीं है, शिक्षक गणित का है। ये नोट कर लेंगे, ये लाइन नोट करना है, शिक्षक आपके गणित का है और राहुल को वाक्य सही करने के लिए बोलता है, तो ये कौन हो जाएगा? बहुमुखी प्रयास कहलाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न दोस्तों देख के जाइए। अंतिम प्रश्न है कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आप शिक्षक है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, बताइए अगर आप बच्चों से कविता का पाठ करवाएंगे तो वह किस सिद्धांत के अंतर्गत करवाएंगे दोस्तों? तो वह सिद्धांत होगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी मेरे मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी? लाजवाब रही? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी मेरी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लास सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और प्लेलिस्ट एक बार चेक करके जाइए, क्लासेज आपको मिलेंगी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर, क्योंकि जायसवाल कोचिंग बात करता है भैया, जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करता है। और शिक्षा जगत की जब भी बात आती है, हमारे टीचरों, हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं की जरूर बात हुई है, और उनको सभी भावी अध्यापक शिक्षकों को जायसवाल सर नमन करते हैं दोस्तों। आप सभी को प्रणाम, जय हिंद।